आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र बोलेंगे। प्लीज, ये किसी की आईडी ओपन है, बंद करेंगे, ऑफ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। हमने बोला था आईडी ऑफ कर दो, आईडी ऑफ कर देते तब तो फिर आप लीव हो जाते, लेफ्ट हो जाते। बोलना था अपना माइक म्यूट कर दो। चलिए, सभी ओपन करेंगे, पेज देखेंगे, पेज नंबर 22 है, 23 है पेज नंबर। तनु जी बोलेंगे? 23 है मैम। ठीक है, पढ़ेंगे जी मैम। योग शिक्षण और प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां। प्रोजेक्ट विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना या समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों का वर्णन इस प्रकार है। व्याख्यान नीति। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है, किंतु छात्रों को समय ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके हैं। प्रदर्शन नीति। एक मिनट रुकेंगे। व्याख्यान विधि कहाँ कहाँ काम आती है, कहाँ कहाँ यूजफुल है? मैम, व्याख्यान विधि मीन्स जो हम कम्युनिकेट करते हैं। व्याख्यान मीन्स हो गया लेक्चर जब दिए जाते हैं, जो हम वर्बली कम्युनिकेट वन साइड। मैम, जहाँ डिटेल में किसी बात पे बताना चाहिए। एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा। मैम, कॉलेज में ये यूज किया जाता है।
बोलेंगे अनु जी। मैम जैसे हम लोग बहुत सारे सेशंस करते हैं, या अगर वो इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, वो वन साइडेड सेशन है जहाँ पे सिर्फ हम जाके स्पीकर को सुन रहे हैं, तो वहां पे ये वाली विधि यूज होती है। कॉलेज में तो ये टू साइडेड हो सकता है मैम, स्टूडेंट कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में ये विधि नहीं एप्लीकेबल है। बट जैसे हम बहुत बड़े फोरम में किसी स्पीकर को सुनने जा रहे हैं, उनके विचार सुनने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या उस पे, तो वहां पे ये सारी विधियां एप्लीकेबल होती है मैम। वेरी गुड। ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कोई पर्टिकुलर पर्सन बस वन वे अपनी बात कह रहे हैं, या किसी चीज को समझाने के लिए कोई टॉपिक है उनके पास, या कोई भी मैसेज दे रहे हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज कॉलेज वगैरह में तो वन वे कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इवन हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, वन वे चलती है क्लासेस, पूरा क्लासेस हो रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और लोग जुड़े हुए, लेकिन वो कई बार तो होता है कि उसमें चैट बॉक्स में भी उन्होंने मैसेज कर दिया, उसको भी ले लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, तो जो ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेक्चर जब डिलीवर किए जाते हैं तो ये कुछ जगह यूजफुल है। जहां पे कोई बहुत मोस्ट, मान लो अभी जस्ट की बात करें, अभी मोदी जी को कोई मैसेज देना है, तो ये कैसा होगा? वन वे होगा। ठीक है, भले ही फीडबैक जाएगा पूरा पब्लिक से नीचे से, लेकिन वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? क्यों उनकी बात को वन वे रखा जा रहा है? उनका मैसेज वन वे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक को अपनी बात, उनका फीडबैक लेने का वेट करेंगे। और उनकी जो भी बात होगी वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन पर आधारित। इसलिए वो कम्युनिकेशन वन वे एक्सेप्ट किया जाता है। ये क्लियर होगी मेरी बात कि वन वे कम्युनिकेशन कहाँ यूजफुल है? जब कोई बात रूल्स एंड रेगुलेशन के मोड में कही जा रही है, बताई जा रही है, और एक विशेष व्यक्ति के द्वारा बताई जा रही है, स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर क्या है? ये यूजफुल है। दूसरा ये यूजफुल कहाँ है? जहां उच्च स्तरीय ज्ञान दिया जाता है, सत्संग से संबंधित, वहां पे भी है यूजफुल। इसके अलावा सामान्य जीवन में ये यूजफुल नहीं है। यदि हम सामान्य लोगों की बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। चलिए आगे पढ़ेंगे। प्रदर्शन नीति। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफी महत्व है। इस विधि में छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते हैं। प्रदर्शन विधि कहाँ कहाँ यूजफुल है? जो प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाता है, जो स्क्रीन में दिखाया जाता है मैम, स्कूल में, कॉलेज में। नहीं, पर्टिकुलर, हाँ बोलेंगे। ऊपर क्या बोले? रिबेट, REBATI नाम लिखा हुआ है। रिबाती जी है, रेबाती जी है क्या? पिक्चर के माध्यम से जो दिखाया जाता है, ये है योग में जो डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, डेमो देते हो, वो विधि है ये। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। हम हमेशा बोलते हैं अटेंटिव मोड में बैठा करो सब पढ़ने के लिए। ये कौन सी प्रदर्शन विधि कहाँ यूजफुल है? जब भी कोई डेमो दिया जाता है, और ये डेमो किसके लिए? सबसे अच्छा योग के लिए। ठीक है, या कोई डांस सिखा रहा है, मतलब जब कोई किसी के द्वारा कुछ सिखाया जा रहा है जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज फिजिकली और मेंटली इमोशनली कनेक्ट हो रही है, वहां पर ये विधि जो है वो यूजफुल है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखेंगे। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति। व्याख्यान एवं प्रदर्शन नीतियों के परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अतः ये दोनों पृथक नीतियां मिलकर सम्मिलित रूप से व्याख्यान तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि को जन्म देती है। इस विधि में व्याख्यान नीति के दोषों को दूर करके प्रदर्शन नीति के गुणों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देती है।
यह सम्मिलित नीति समय और शक्ति दोनों ही ढंग से मितव्ययी है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य साहित्य सामग्री की मदद से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। फिर सैद्धांतिक पक्ष को अभी अधिक जो स्पष्ट करने एक मिनट आते हैं, पहले ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है व्याख्यान एवं योग प्रदर्शन नीति लिखा हुआ है। फिर नीचे है इसमें, फिर सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करने के लिए कक्षा में छात्रों की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के मध्य वह छात्रों से प्रश्न पूछता रहता है। इसका प्रयोग छात्रों की आयु, क्षमता एवं वातावरण के अनुसार करना चाहिए। अब ये जो व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति है, ये कहाँ यूजफुल है और कैसे यूजफुल है? इसमें जो लिखा है अब अपने शब्दों में बोलो। मैम बेसिकली जब हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं ना, हमने देखा है कि बहुत ऐसा होता है कि यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है तो वहां पे इस पर्टिकुलर विधि को बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। और ये विधि हम स्कूल्स में भी यूज करते हैं जब हम लोग साइंस के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जो केमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं मैम, जब हम एक्चुअली में उन केमिकल रिएक्शंस को लैब में बच्चों को करके दिखाते हैं, उसमें टीचर वो एक्सप्लेन करती हैं और फिर उनको एक्चुअली में या वो बच्चे को एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट करके प्रेजेंट करते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे वर्क करते हैं। सो ये जो दो विधियां हैं मिलके इन प्लेसेस पे यूज की जाती है मैम। जो उसमें फार्मूलाज हैं वो क्या होते हैं, पहले हम उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उनका एप्लीकेबल पार्ट कहाँ है, लैब में हो रहा है कि जो अब, लेकिन हमने जो पढ़ा था वो वहां पर लैब में जब जाते हैं तो थोड़ा अंतर आ जाता है। क्यों आता है आपको पता है? यूट्यूब में आप कितना भी देख ले कि ये डिश ऐसे बनती है, लेकिन आप ये कह नहीं सकते जैसा आपने देखा वैसी बन जाएगी। बताओ क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कुछ चीजें कॉमन सेंस हमें भी रखना होता है। मान लो उसमें जो बताया, जो उन्होंने डिश बनाना सिखाया है जिस भी पर्सन ने, वो ये बताना भूल गया कि फ्लेम कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, ठीक, गैस का फ्लेम। फिर जब हम फ्राई कर रहे हैं किसी भी चीज को तो उसमें कैसे करना है, मान लो हमने थोड़ी देर में किया, वो जल गई कोई भी चीज। तो ये क्या है कि कितना भी कोई हमें नॉलेज क्यों ना दे दे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें अपना विवेक यूज करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो सिद्धांत है और जो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल जो हमारा लेवल है, और या फिर हम कहें कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उन दोनों के बीच में एक अंतर आता है। इसीलिए जब हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं, जब उनको अप्लाई करते हैं तो वहां पर बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। ऊपर लिखा है पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में आएंगे, थर्ड व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति में लिखा है, इस विधि में व्याख्यान नीति के दोषों को दूर करके, व्याख्यान मीन्स जो लेक्चर दे रहे थे उसमें जो जो फॉल्ट नजर आ रही थी उनको दूर किया जाता है जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। क्योंकि कुछ भी हम लोग बोल दें लेकिन करने के समय पता नहीं वो कौन सी चीज इकबट हो रही है, तो उसको वहां पर फिर अपनी बुद्धि से फिर उसको ठीक किया जाता है। तो ये क्या है, तो व्याख्यान और प्रयोग में सबसे सिंपल देख ले। मान लो हमने आपसे कहा कि सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना है, तो पहले हम सूर्य नमस्कार को पूरा बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि सूर्य नमस्कार की क्या क्वालिटीज हैं, यदि आप करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सब किसका पार्ट है, व्याख्यान विधि। प्रदर्शन विधि में अब हम करके दिखाएंगे, फिर आप करेंगे, फिर आप जो कर रहे हैं उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। इसलिए ये जो विधि है व्याख्यान एवं प्रदर्शन, ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं प्रॉपर टेक्निक, ठीक है। ये प्रॉपर है अपने आप में, क्योंकि केवल व्याख्यान केवल प्रदर्शन वो इनकम्प्लीट है। दोनों एक जगह पे कंप्लीट है, जैसे हमने बोला एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, एक प्रोमिनेंट पर्सन के द्वारा कोई मैसेज दिया जा रहा है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों कनेक्ट हैं, तब तो व्याख्यान विधि ठीक है। अब जब मोदी जी अभी कोविड-19 के समय कोई मैसेज दे रहे थे तो क्या उसमें हम लोगों से एक एक लोग अगर सपोर्ट करते तब तो वो कभी मैसेज पहुंचा ही ना पाते, तो वो क्या कर रहे थे, उनका वन वे कम्युनिकेशन था,
हम लोग उसको ले रहे थे और पब्लिकली जो फीडबैक है वो ओवरऑल उनके पास पहुंच रहा था। ठीक, तो वो वहां ठीक था। प्रदर्शन में क्या हो गया, मान लो जो लोग स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आप उनके परफॉर्मेंस से आप सीख सकते हैं योग? नहीं सीख सकते। आपको वहां लग रहा है कि उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबल मोड में धनुरासन कर लिया, लेकिन वो जिस मोड में करके दिखा रहे हैं उससे आप खुद सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि उसके पीछे जो एक व्याख्यान है, एक मेथड है समझाने का, वो नहीं है वहां। ठीक है, क्लियर हो गया कि व्याख्यान और व्याख्यान विधि वो अच्छी है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन के लिए, और जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है, प्रदर्शन विधि है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये दोनों मिलती हैं तब एक कंप्लीट पार्ट प्ले होता है। अब आगे देखेंगे। फिर सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करने के लिए कक्षा में छात्रों की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के मध्य वह छात्रों से प्रश्न पूछता रहता है। इसका प्रयोग छात्रों की आयु, क्षमता व वातावरण के अनुसार करना चाहिए। निरीक्षित अध्ययन नीति। कौन प्रश्न किससे पूछ रहा है? टीचर बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा है आयु, क्षमता एवं वातावरण के अनुसार, मतलब टीचर के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जिस एज के बच्चे हैं उनसे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही छोटी सी चीज पर बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखें तब तो पूरा पूरा एक थ्योरी है जिसको आप, जिसमें एक एक पॉइंट पर पीएचडी हो रही है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल समझा दिया कि हर ऊपर से गिरने वाली चीज नीचे आराम से आती है, और नीचे से ऊपर फेंकी जाने वाली चीज फोर्सफुली जाती है। तो बच्चों के लेवल पे क्या है, बिल्कुल सिंपल सा बस बताया, एक बॉल ली, समझा दिया, ऊपर फोर्स लगाया है और नीचे अपने आप बॉल आ गई है। तो ये क्या है, इसी को बोल रहे हैं कि बच्चों की, मतलब जो छात्र हैं उनकी आयु, क्षमता और वातावरण के अनुसार उनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाने चाहिए। अब देखते हैं 4th नंबर। निरीक्षित अध्ययन नीति। निरीक्षित अध्ययन नीति सौम्य में पूर्ण विधि नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर अन्य विधियों के साथ किया जाता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों को संबंधित साहित्य कक्षा में ही छपे रूप में अथवा साइक्लोस्टाइल्ड रूप में दिया जाता है। छात्रों को यह साहित्य बांटने से पूर्व साहित्य को पढ़ने के लिए और ध्यान देने के लिए प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करने हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। फिर साहित्य पठन के लिए निश्चित समय बताया जाता है। छात्र समय पढ़कर अपनी समस्याओं व प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंचते हैं। पढ़ने के पश्चात छात्रों से यह साहित्य बंद रखने के लिए कहा जाता है। फिर शिक्षक प्रश्न और समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पाठ को विकसित करता है। अन्वेषण नीति। समझ में आए इसमें निरीक्षण जो विधि है, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, प्रॉपर मीनिंग क्या है? मैम, निरीक्षण विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ओके। सो ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जैसे हमने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक, सडनली हमने उसको आपने प्रॉपर रीड किया, उससे क्वेश्चन भी निकाले और आंसर भी निकाले, आपने डिजाइन किए। ठीक है, फिर आपको हमने कहा कि अब इसे बंद करके रख दीजिए। अब हमने क्वेश्चन पुटअप किया आपसे, फिर आपने हमें आंसर दिए। यदि मेरे क्वेश्चन के आंसर जो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हैं सही आ रहे हैं, इसका मतलब उस पैराग्राफ के सभी पॉइंट्स को आपने ठीक ढंग से समझ लिया। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है ये सिंगुलर, मतलब एक ही डायरेक्शन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसको तब अप्लाई किया जाएगा जब कोई आपके पास प्रॉपर लेसन हो। ठीक है, प्रॉपर लेसन होगा तो आपने पूरा एक लेसन रीड किया। ठीक है, और लेसन रीड करने के बाद फिर आपको पैराग्राफ दिया गया और फिर पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर आपको बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए दिए गए और उनके आंसर देने के लिए कहा गया, तब ये मेथड कंप्लीट होता है। ठीक, इसीलिए इसको बोला गया है कि किसी और मेथड्स के साथ इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये
प्रॉपर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण नीति। इस नीति में छात्र समय खोज करके सीखते हैं। अन्वेषण शिक्षक होता है का कार्य रिसर्च, अन्वेषण रिसर्च है। पढ़िए। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है, जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे ही उन्हें जीवन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। उनके मत के अनुसार किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्य और सिद्धांतों की खोज समय करनी चाहिए। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती, उसे समय वांछित सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं, साथ ही प्राप्त साहित्य का अध्ययन करना होता है। चलो अब इसको समझने की क्या बात की जा रही है, इसका अर्थ क्या है, जो 5th नंबर पे हमारा मेथड है। मैम रिसर्च वर्क तो बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए यूज होता है ना, जैसे हम लोग पीएचडी या एमफिल वगैरह करते हैं तो सर्टन एरिया में करते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसपे हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं और हमारे साथ एक ट्यूटर कह लीजिए या एक टीचर होता है जो अलाइंड होता है, जो हमें उस रिसर्च वर्क में हमारे कॉन्सेप्ट गाइड, उसे बोलते गाइड। ओके, गाइड जो हमें रिसर्च वर्क में हमारे जहां जहां प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। सो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया हायर एजुकेशन के लिए ही मैम, या फिर आप कह सकते हैं जब हम लोग साइंटिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, या मेडिसिन में हो गया कि हम कोई पर्टिकुलर कैंसर मेडिसिन ही ले लेते हैं, अब अगर हम उसको कह रहे हैं कि हम उसको बना रहे हैं तो वहां पे लैब्स में रिसर्च वर्क होते हैं मैम। सो ये विधि वहां पे स्पेसिफिकली यूज होगी। ये क्या है कि जब भी रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें कई चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। मीन्स हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, जब भी कभी रिसर्च होता है वहां हमारी 3 चीजें जुड़ती है। देयर आर 3 एस्पेक्ट कनेक्टेड टू रिसर्च वर्क: फैक्ट्स, लॉजिक्स, एविडेंसेस। तथ्य, तर्क और प्रमाण। ये जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं वहां पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, फैक्ट्स हो तभी तो उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर ही तो आप कुछ प्रूफ करेंगे। फिर लॉजिक मीन्स होता है जो रिजल्ट आए वो सभी के लिए इक्वल दिखना चाहिए सभी को, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग होगा उसका रिजल्ट। एविडेंसेस क्या है, जो भी हम प्रमाण, किन प्रमाणों पे, कोई तो आपके पास एविडेंसेस होंगे, उसी के आधार पे तो आपने काम किया है। आप मेरे पास देहरादून से मेरे पास आओगे तो किस लिए आए हो आप मेरे पास, और किसने बुलाया है, ठीक, और किसने बुलाया है, किस लिए आए हो और क्यों आए हो। ठीक है, तो तीनों जब चीजें आपके पास, तीनों के जवाब होंगे तो फिर आपका आना मेरे पास सार्थक होगा। ऐसे ही जब कोई रिसर्च होती है उसमें क्या है, फैक्ट्स हो हमारे पास। तथ्य मीन्स जिन पर, मान लो हमने कहा कि हम कैंसर के पेशेंट पर काम करना चाहते हैं या कैंसर की पिल्स पर काम करना चाहते हैं, मेडिसिन पे, तो फैक्ट्स क्या होंगे कि अब तक कौन कौन सी कैंसर की मेडिसिन बनाई जा चुकी है और वो कितना कारगर रही है, कितना उनके रिजल्ट रहे हैं, तभी तो हम कुछ नए बनाने जा रहे हैं, नहीं तो क्यों बनाएंगे ना। रिसर्च का मतलब हम जो काम करने जा रहे हैं वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर लॉजिक क्या होंगे कि अब हम किसी को समझा पाए कि जो काम हो चुका है, जो हम करने जा रहे हैं, तो फैक्ट्स हमारे हाथ में हैं, अब हम जो नया करने जा रहे हैं वो लॉजिक में आएगा हमारा। फिर एविडेंसेस क्या होंगे कि जो चीजें हमारे पास बनकर आ गई हैं, जो नई दवाएं हमारे पास बन गई हैं, अब उनको प्रूफ कैसे करेंगे, वो कैसे यूजफुल हो सकती हैं आम पब्लिक में। ठीक है, तो ये सब क्या रिसर्च का पार्ट है। तो जब हम लोग बच्चों को, जब हम लोग कोई काम देते हैं तो कुछ उनसे करवाना होता है। मान लो हमने किसी बच्चे से बस केवल इतना बोला कि हमने उसे कहा
कि कल आपको एक कंप्यूटर का प्रॉपर एक मॉडल तैयार करना है, ऐसा मॉडल तैयार करना है, या 3 दिन 1 हफ्ते का टाइम दे, ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसको अभी किसी ने ना बनाया हो। और वो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो नहीं बना भी ना हो, डिजाइन भी ना बना हो, प्लस में कुछ उसमें ऐसा नया हो जो आम पब्लिक के लिए यूजफुल हो, क्योंकि रिसर्च का वर्क आम पब्लिक के लिए ही किया जाता है। ठीक है, कोई भी रिसर्च दुनिया में की जाती, कोविड वैक्सीन किसके लिए बनी थी? आम पब्लिक के लिए। ठीक है, रिसर्च का मीन्स होता है कि इतना प्रूवन हो, फ्रूटफुल हो कि वो जनरलाइज की जाए। जनरलाइजेशन का मीन्स होता है कि जो साधारण जन है, आम पब्लिक है, उसके काम आ जाए। ठीक है, कोई भी बड़ा काम होता है तो वो इसीलिए किया जाता है कि उस जन साधारण तक कैसे पहुंच जाए। क्लियर हो गया ये रिसर्च का मीन्स क्या है यहाँ पर? तो ये जो रिसर्च वाला पॉइंट होता है ये यूजफुल है, क्योंकि रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का माइंड यदि आपके पास है, रिसर्चर जैसा माइंड आपका होगा, तो आप क्या होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे कभी जीवन में। ठीक, एक रिसर्चर कभी कंफ्यूज नहीं होता है। हम सभी लोगों ने डॉक्टरेट करने के बाद एक चीज तो समझ ली, क्योंकि बहुत मेहनत से की है, बहुत ज्यादा, हमें लगता है कि 100 घंटे एक एक जगह बैठे होंगे कंप्यूटर के। तो ये क्या है? और लंबा एक वर्क रहा है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं, तो हमारे माइंड में किसी बात को समझना बहुत टिपिकल नहीं है, किसी व्यक्ति को समझना टिपिकल नहीं है। आप कुछ भी हमको लेकर दिखाइए, 2 लाइन लिखिए, 2 पेज लिखिए, 100 पेज लिखिए, हम बस थोड़ी देर में उस पर क्रॉस कर ले जाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। आप कुछ भी हमसे व्यक्त कीजिए तो हमें समझने में टाइम नहीं लगता है। आप ना भी व्यक्त कर पा रहे हो तो भी हम आपके सेंस को समझ लेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप डेप्थ में कोई काम कर लेते हैं तो उससे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आप कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिसको आप करने के बाद उसका रिजल्ट ना बता पाए। कई बार होता है ना, हम लोग काम कर ले रहे, जैसे हम लोग ने पूरा पढ़ लिया, अब हमें को नहीं पता है कि इसका प्रॉपर क्यों पढ़ा है, क्यों हमने 2-3 दिन से आपको बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये टीचिंग मेथड्स हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनको ध्यान से देखो तो सही कि इसमें लिखा क्या है, नहीं तो आप बस ऐसे पढ़ के चले जाओगे। और मेरे लिए भी कुछ चेक करिए सुभाष में प्लीज आरती जी 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे। हेलो आरती जी, आरती जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक म्यूट करेंगे। छड़ाई तो देलु आउ केरा छड़ाइबु जो भी ये मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज माइक म्यूट कर दें। बोलेंगे रंजू जी? मैम ये सर्वे के थ्रू कुछ डिस्कवर करना और ये जो आपने बताया अभी वो मतलब सेम होगा या डिफरेंट है थोड़ा? रिसर्च में क्या है, बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका प्रॉपर मीनिंग है, जब साइंटिफिक रिसर्चेस जब भी की जाएंगी या तो वहां पर फैक्ट्स, लॉजिक और एविडेंसेस का होना मस्ट होगा। थ्योरेटिकल रिसर्चेस होती हैं तो वहां पर, जैसे अब एक रिसर्च की आप बात करें, एक एग्जांपल देते हैं, जब कोविड-19 का जो इश्यू हुआ था, तो जैसे मान लो पता चला, एक सर्वे निकल कर आया कि 5 लाख लोग इंडिया में अफेक्टेड हैं कोविड-19 से, ठीक है, और बाहर का भी सर्वे आया क्योंकि वो तो एक प्रॉब्लम ग्लोबल थी। ठीक, जब टोटल एक सर्वे निकल कर आता है उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च, सैद्धांतिक रिसर्च। ठीक, और जब जो सर्वे निकल कर आया है, जो डाटा निकल कर आया है समस्या का, उसका जब समाधान दिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। जब नॉर्मल हमें बताया गया, एक समस्या पता चली कि इतने लोग, 5 लाख लोग, 50 लाख लोग पूरी दुनिया में अफेक्टेड है कोविड-19 से, ये क्या है? सर्वे डाटा है, ठीक है, ये भी रिसर्च का पार्ट है। लेकिन ये कैसी रिसर्च है? ये ऐसी रिसर्च है कि केवल थ्योरेटिकल रिसर्च है, इसमें हमारे पास केवल फैक्ट्स इकट्ठा है। फिर जब हम लोग इसका समाधान दिया गया, जब वैक्सीनेशन हुआ या वैक्सीन बनी, तो ये क्या था? इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंट किया किस पे जाता है? जब कोई आपके पास समस्या हो। एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाएगा? जो समस्या होगी। समस्या क्या थी हमारी? कोविड-19।
और समाधान क्या था? वैक्सीनेशन। बहुत सारे थे, मतलब ये हमने एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला कि ऐसे ये रिसर्च को के पार्ट है। पहले एक समस्या होगी, वो एक रिसर्च का अलग हिस्सा हुआ, और जब समाधान दिया जाएगा, जितने भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्क होते हैं किसी भी फील्ड में, वो सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कनेक्ट किए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रायोजना नीति। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को जन्म दिया। इनके अनुसार परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। स्टीवेंसन ने परियोजना को एक समस्या मूलक कार्य बताया जो स्टीवेंसन वेंसन है, वेंसन, स्टीवेंसन। हाँ जी, स्टीवेंसन ने परियोजना को एक समस्या मूलक कार्य बताया जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार कार्य करता है। दत्त कार्य नीति। ये कौन सा मेथड है? जैसे बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, और मान लो हम कुछ करना चाहते हैं, और ये जो मेथड है ये बहुत यूजफुल है। आप कभी ग्रुप में बच्चे हो, चाहे घर में हो, क्लास में हो, कोई भी कार्य ऐसा हो जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, और उन बच्चों के समक्ष रखिए और उनको एक टास्क ओरिएंटेड उनको माइंडसेट कर दीजिए उनका। फिर उनको बोलिए कि बस सबको इस कार्य को सॉल्व करना है, इस काम को सॉल्व करके दिखाना है। आपको पता नहीं चलेगा कि जब जब कोई भी समस्या बहुत जटिल हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाती है, हम लोगों को नहीं पता चलता है जितने भी बड़े स्तर पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो मेन लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार जो समस्या बड़े स्तर पे नहीं सुलझाई जा रही थी, सुलझ पा रही थी, वो पब्लिक ओपिनियन से आ जाती है, ठीक है। तो ये है पब्लिक ओपिनियन। मैम इसको क्या, इसका नेम क्या है, इंग्लिश नेम? ये वैसे तो ये प्रायोजना है, प्लानिंग मेथड है ये, प्लानिंग मेथड। लेकिन इसको जो प्रॉपर बोलते हैं वो है पब्लिक ओपिनियन। आगे पढ़ेंगे। रेणु जी कुछ पूछ रहे? हेलो। नहीं मैम, नहीं, माइक म्यूट करना था, वो एंगेज कर दिया। बोलेंगे। कार्य नीति। शिक्षण प्रणाली में स्थायी अधिगम व्यवहारों का निर्माण करने में योग देने वाली दत्त कार्य नीति महत्वपूर्ण है। इसका ध्येय छात्रों को अनुशीलन प्रदान करता है। लियोनार्ड डगलस के अनुसार दत्त कार्य लियोनार्ड डगलस के अनुसार दत्त कार्य छोटे, लंबे, कठिन, सरल, सामान्य, भिन्न आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पाठ इकाई आदि से विद्यालय में पूरे वर्ष रहता है। शिक्षण में संवैधानिक, प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीनों ही पहलू दत्त कार्य विधि द्वारा छात्रों को स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे दत्त कार्य में विभाजित कर उन्हें छात्रों को निर्धारित समय में करने के लिए दिया जाता है। छात्र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में कार्य करते हैं। शिक्षक समय समय पर निरीक्षण करता रहता है और उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करता जाता है। छात्र अपने द्वारा पूरे किए गए दत्त कार्य का पूर्ण आलेख रखता है। समस्या समाधान। इसका मीन्स क्या समझ में आया? पहले तो दत्त मीन्स समझ ले। दत्त का मीन्स होता है एक्सपर्ट। दत्त का मीन्स है जब होता है ना कि हमारी इसमें एक्सपर्टाइज है या हम इसमें कुशल हैं, बोलते हैं ना ये एक्सपर्ट है इसके, इस विषय के, इस कार्य के, ठीक है, उनके लिए बात हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या समझ में है पूरे पैराग्राफ में? मैम ये डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना कि मुझे आधे में रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ। नहीं, हमने इसीलिए मेन वर्ड का मीनिंग बता दिया। सभी को लग रहा था, हमने कहा वहां पहले को रिलेट कर दे। देखो इसका मीन्स ये हुआ कि मान लो क्लास में या अपने घर पे 5 बच्चे हैं, ठीक है, अपने फैमिली में या क्लास में है,
तो हम लोग, एक तो होता है कि सबको एक जैसा कार्य देना, एक जैसा वर्क देना। दूसरा होता है जो जिसके लिए एक्सपर्ट है उसके अनुसार वर्क देना। ठीक है, जैसे मान लो हमने 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स है, उनको हमने सबको दे दिया कि सबको इसका होमवर्क करना है, कोई भी जो हमने कोई स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना है। दूसरा तरीका ये हुआ कि 5 को अकॉर्डिंग टू स्किल डिवाइड कर दे, कि मैथ्स वाले को मैथ्स वाला वर्क दिया, साइंस वाले को साइंस का, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर का। अब देखेंगे कि जो काम करने में 10 घंटे लग रहे थे, अब वो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, क्योंकि सब किसमें वो कार्य जो वर्क दिया गया है उस सबको सबकी क्षमता के अनुसार या सबकी स्किल को देखते हुए वर्क दिया गया। अभी अक्सर इस समय बच्चे क्यों पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जितने टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, बस बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। कोई ये ध्यान ही नहीं दे रहा है कि बच्चे का इनिशियल टच किसमें है। कोई तो ऐसी चीज हो जिसको जो उसके मन पसंद हो उस पर उसे फोकस्ड करे। हम कह रहे नहीं सबको पढ़ना है, क्योंकि माता पिता को लगा है जो हम नहीं कर पाए हैं अब बच्चों को पागल कर देंगे बस करवा के। हम तो बस ये वर्ड यूज करते, पागल करने का मैं समझ रहे कि बस सब दे, अरे बच्चा है उसको स्वतंत्र छोड़ो थोड़ा सा, ताकि उसका माइंड अपने आप से भी बिल्डअप हो, अपने आप से भी ग्रो करे। बच्चों का मतलब ये नहीं कि हम पेरेंट्स है, बस हमें क्या क्या ध्यान रखना है एज ए पेरेंट, कि बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाएं, वो हम बोले नहीं। बच्चे को कोई गलत हैबिट ना सिखाएं जो ठीक नहीं है। उसके अलावा जो उसका सेल्फ डेवलपमेंट है वो सेल्फ से होने दीजिए। उसको हर अच्छी वातावरण है ऐसा दें, सोने जगने का उसका टाइम ठीक रखें, उसको भोजन सही समय पर दें, इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है इसके लिए उसे विकसित होने दें, नहीं तो कभी कुछ नहीं बनेगा। दुनिया में जो लोग महान बनते हैं वो किसी एक फील्ड में बनते हैं, ओवरऑल कोई नहीं बनता है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग, इससे तो अच्छे हम लोगों के मम्मी पापा थे और उनके मम्मी पापा थे, कि वो कम से कम हम लोग को मार पीट के डांट के सब कुछ करके बैठा देते थे, फिर उसके बाद उनका काम हम लोगों ने कर दिया, फिर वो नहीं पूछते थे हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस उनको ये पता होता था पास होना है, पास होंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना नहीं है इन लोगों को। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन सबके पास थे, लेकिन बहुत ये प्रेशर नहीं था कि वो लोग हम लोगों को देखते, क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े नहीं थे, तो वो लोग हम लोगों को ध्यान से देखते ही नहीं थे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन वो इतना देखते थे कि हमारा मन कहाँ लगा है, पढ़ाई में है कि बाहर लगा हुआ, इतना उन्हें बिल्कुल क्लियर पता होता था। ठीक है, तो ये पेरेंटिंग बहुत अच्छी थी कि वो ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा गलत लाइन में नहीं है, और या उसका दिमाग पढ़ने की जगह पढ़ने के समय पढ़ने में, खेलने के समय खेलने में, तो वो माइंड सेट कहाँ पर है ये जरूर चेक कर दे। अभी हम लोग क्या है, पूरे टाइम बच्चे को जज कर रहे हैं इसके, और कंपेयर तो पूरे टाइम ही चल रहा है। ठीक है, जो कंपैरिजन है वो तो बंद ही नहीं हो रहा है। इस कारण क्या, ये जो हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी हैबिट्स को कैसे ठीक करें और अपने बच्चों में गुड क्वालिटीज कैसे बिल्डअप करें। इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस आपको बस एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेके बस रख लेना है, वैसे तो आप ऑलरेडी रखे हुए हो। तो ये टेक्निक्स क्या है कि बच्चों को बच्चों की क्षमता के अनुसार भी उन्हें, या उनके जो स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क दें। उससे क्या होगा कि वर्क जो है वो बहुत जल्दी पूरा होगा, और जब भी ग्रुप में दे तो हमेशा एक जैसा वर्क सभी को ना दे, एक ही कार्य को सभी बच्चों में उनकी क्षमता के अनुसार उनके टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड कर। तो क्या होगा, एक नई चीज सामने हमारे निकल के आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी मैम, समाधान बोलेंगे मैम इस मेथड को कैसे मतलब योगा के उसमें रिलेट करेंगे, जैसे एग्जांपल से रिलेट करेंगे कि जी मैम। कुछ बच्चे आसन करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ प्राणायाम करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ डायरेक्ट मेडिटेशन करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो हमें क्या देखना है, जो बच्चों का आसन करने में बहुत, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो
तो हमें क्या करना है कि उनको एडवांस आसन भी सिखाएं, उनको प्ले करवा दें, पार्ट जो स्टेट लेवल का है, नेशनल है, इंटरनेशनल तक ले जाए। जो केवल प्राणायाम कर रहे हैं उनका फील्ड अलग कर दें, ठीक है। प्राणायाम करने वालों का एरिया बिल्कुल अलग है, ठीक है। मेडिटेशन वालों का बिल्कुल अलग है, तो फिर इनको डिवाइड कर देते हैं। फिर उन्हें एक ही जैसे, क्योंकि जो बच्चे ध्यान बहुत अच्छा करेंगे वो आसन बहुत अच्छे नहीं करेंगे एडवांस, ठीक है। क्योंकि ध्यान का मीन्स है अंदर आना, शांत होना, और आसन का मीन्स है बाहर आना, ठीक है। जो बच्चे एडवांस लेवल के आसन करते हैं ये कौन सी पर्सनालिटी होंगी? एक्सट्रोवर्ट। और जो बच्चे मेडिटेशन सही से कर रहे हैं वो कौन सी पर्सनालिटी? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन से लोग हैं? जितना साइंटिस्ट डिपार्टमेंट है वो कौन से लोग हैं? इंट्रोवर्ट है। जितना फिलोसफर्स हैं वो कौन लोग हैं? इंट्रोवर्ट है, ठीक है। जितने म्यूजिशियंस हैं ये सब इंट्रोवर्ट है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हर जगह अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड है, लेकिन ये तभी होगा जब पेरेंट्स अवेयर होंगे। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गई देवी जी मेरी बात? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी चाहिए तथा उनके अधिगम अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक की सहायता से छात्र समस्याओं का संश्लेषण अथवा विश्लेषण करते हैं और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे। यहाँ अधिगम जो लिखा है इसको लिखेंगे लर्निंग। अधिगम मीन्स है लर्निंग। समस्या समाधान क्या है इसको कल आगे हम लोग देखेंगे। समस्या समाधान ये वही है जो रिसर्च के ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर इसके पूरा जो सब पार्ट है उनको भी डिफाइन किया गया कि जब एक रिसर्च करते हैं तो उनमें किन किन टॉपिक्स को यूज, मतलब टॉपिक के अंदर किन किन हेडिंग्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, फिर तथ्यों का एकत्रीकरण। हमने बोला था फैक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो तथ्य वही है, एकत्रीकरण में कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फिर परिकल्पना का निर्माण मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, एक कंक्लूजन निकालना। फिर है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना कि जो हमने निष्कर्ष निकाला, जैसे कोविड-19 एक समस्या थी। फिर समस्या के फिर तथ्यों का एकत्रीकरण क्या है कि वो कोविड-19 में कितने लोग अफेक्टेड हुए उसके बारे में। फिर परिकल्पना का निर्माण में जो वैक्सीन बनने जा रही थी वो कितनी कारगर हो सकती है, क्योंकि जो चीज बनी नहीं है उसके पहले क्या किया जाता है कि एक अनुमान लगाया जाता है। हाइपोथेसिस मीन्स होता है अनुमान लगाना, गेस करना। लेकिन गेस कैसा करना? साइंटिफिक करना कि ये कर रहे हैं हम, इसमें ऐड कर रहे हैं साइंटिफिक चीजों को, तो रिजल्ट सही आने चाहिए, लेकिन कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो ये क्या है कि परिकल्पना का निर्माण करना मीन्स जो वैक्सीन बन रही थी उससे पहले उसका एक माइंडसेट तैयार करना कि वैक्सीन कैसे फ्रूटफुल हो सकती है और उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या आ सकते हैं। फिर है समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना। इसका मीन्स हुआ जब वैक्सीन आई तो वैक्सीनेशन हुआ, तो उससे एक उस जिस समय प्रॉब्लम थी वहां एक सोल्यूशन दिखाई दिया। फिर है मूल्यांकन करना। अब लास्ट में एक मूल्यांकन होता है ना, इवेल्युएट किया जाता है कि किसको किसको इससे लाभ मिला है, लाभ वाले लोग अधिक हैं या हानि वाले लोग अधिक हैं। फिर है कार्य का आलेखन करना। यदि लाभ वाले लोग अधिक हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वैक्सीनेशन फ्रूटफुल रही। इसको कल एक बार थोड़ा सा और ध्यान से समझा देंगे। बस मेरी एक बात सब याद रखना, कल लास्ट टाइम लोगों की कि जो भी जीवन में करना वो पूर्ण करना, तब तो कहेंगे आप योग में आए, अच्छा किया आपने, बोलेंगे ना। मैम इंटरनेशनल मेडिटेशन डे प्लान किया है 21 दिसंबर से स्टार्ट करना, एंड गैप जो है एग्जैक्ट 6 मंथ्स का है। तो इसके अराउंड क्या रीजन है मुझे वो जानना था। आप कल भी बता सकते हैं बट मुझे ये जानना है। ठीक है, ठीक है। योगा डे इज 21 जून
एंड देन इट्स 21 दिसंबर, एग्जैक्ट 6 मंथ्स का गैप क्यों रखा गया है? इज देयर अ लॉजिक बिहाइंड इट? सो वो जान तो कल बताते हैं, ठीक, कल। चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes. Then open your eyes.